जय सिंह सर, यस। जय सिंह। वेलकम है आप सबका। और एकदम एनर्जेटिक चेहरे मेरे सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ के सर को, मेहताब जी को, ब्रह्मचंद जी हमारे बीच में है, विद्या हमारे बीच में है, रवि सर है एकदम हर बार की तरह रेडी होके बैठे हैं, जगदीश सर को, नीरज सर एकदम जैसा काम उन्होंने किया है, चौके छक्के मारे हैं पिछले महीने। दीपक जी को मैं देख पा रहा हूँ सिरसा से, बसंत भाई हमारे बीच में हैं। ऊपर जितेंद्र जी को मैं देख पा रहा हूँ, रवि सर हमारे बीच में है, रवि कटारिया जी भाई साहब हमारे बीच में है, सूर्यलाल जी, और सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूँ। और पवन सर हमारे बीच में है। वेलकम पवन जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों ने पिछले महीने किया है, जो शानदार क्लोजिंग आप लोगों ने की है अक्टूबर मंथ की, उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ना केवल अक्टूबर माह में, बल्कि अ, जब से नया ग्रोथ प्लान आया है, जिस तरीके से टीम काम कर रही है, आप सब काम कर रहे हैं, एक एक बहुत अच्छी रफ्तार हम लोगों ने पकड़ रखी है, और उसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे होंगे बहुत सारे साथियों के लेवल्स मेंटेन हो गए हैं, बहुत सारे साथियों ने अपने लेवल हासिल कर लिए हैं, बहुत सारे साथियों ने नए अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं, और टीम एक रिदम में आ चुकी है, टीम एक मोमेंटम में आ चुकी है, और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा हम में से ज्यादातर लोगों के चेक्स, इनकम बढ़ गई होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी गति को बरकरार रखें, इसी मोमेंटम को बरकरार रखें। मैं बधाई देने के साथ साथ आपको थोड़ा सा सावधान भी करना चाहता हूं कि आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको सक्रियता बरकरार रखनी है, क्योंकि जिस सक्रियता की वजह से आपको ये सफलता मिली है, अगर आपने उस सक्रियता को थोड़ा भी धीमा कर दिया, तो ये सफलता भी धीमी हो जाएगी दोस्त। और मैं ऐसा मानता हूं, संतुष्टि इंसान को सड़ा देती है, और हमें सड़ना नहीं है, हमें महकना है। महकने के लिए हमें लगातार ग्रोइंग मोड में रहना पड़ेगा। आप सोच के देखिए कि एक मैच में विराट कोहली सेंचुरी मार ले और 5 मैच में वो 10-10 रन पे आउट हो जाए, तो आप में से कितने लोग उसको गालियां देंगे? शायद हम में से सारे देंगे, जिसने बैट नहीं पकड़ा होगा वो भी देगा। तो मैं कोई भी नहीं चाहता कि हम एक बार अच्छा काम करके फिर उस तरीके का परफॉर्मेंस ना करें। और मुझे मालूम है आप लोगों की, निश्चित ही आप लोगों की तैयारी वैसी है, जिस लीडरशिप के अंडर साथ हम काम कर रहे हैं। सतीश सर हमारे बीच में है, किशोरी भाई साहब है, के सर है, और सीनियर लीडरशिप बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। उसके ऊपर हमारे पास दिनेश सर और गुरुदेव रामकिशन जी का जो मार्गदर्शन हमें समय समय पे मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर चुके हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम बहुत बड़ा काम भविष्य में करेंगे। आज की जो मीटिंग है, हम उस पर अभी हम चलते हैं बगैर ज्यादा समय जाया किए, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेवारी से समय की कदर समझता हूँ, और मुझे मालूम है कि मेरे सामने अगर आज 70 लोग बैठे हुए हैं, 60 लोग बैठे हुए हैं, तो एक अगला 1 घंटा 60 घंटे के बराबर हमें काम करना है, बातचीत करनी है। उम्मीद है स्लाइड आगे होंगी सर। यस सर, आ गई। थैंक यू वेरी मच। मैं वेलकम करता हूँ वंस अगेन सभी लीडर्स का। और थोड़ा सा मैं, नए चेहरे कुछ दिख रहे थे, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। मेरा नाम आशीष कुमार है। बेसिकली मैं गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मुझ में और आप में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम सब आप लोगों की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ सर इतना अंतर है कि आप में से कोई दो दो हफ्ते पहले जुड़ा होगा, कोई 2 महीने पहले जुड़ा होगा, कोई 2 साल पहले जुड़ा होगा, कोई 5 साल पहले जुड़ा होगा। मैं आज से 15 साल पहले इस बिजनेस में आया। इस बिजनेस में आने से पहले बैकग्राउंड की बात करूं तो एज ए प्रोफेशनल कैरियर अपने एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने कैरियर की मैंने शुरुआत करी थी। बहुत अर्ली स्टेजेस में ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। मेरे फादर साहब, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पे काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ काम करने वाले एक कलीग ने उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताया, और सिर्फ ओबलाइज करने के लिए। जब पहली बार मेरे फादर साहब को बताया गया, तो उन्हें कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, उन्हें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी इस धंधे की, लेकिन एक व्यक्ति को ओबलाइज करने के लिए वो इस बिजनेस में जुड़े। और एक अच्छी बात जो उस व्यक्ति ने ये की मेरे फादर साहब के साथ, कि उन्होंने जोड़ के छोड़ा नहीं। 99% लोग पोटेंशियल होते हुए इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं कि उनको प्रॉपर स्टार्टअप नहीं मिल पाता है दोस्त। उस व्यक्तित्व का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरे फादर साहब को ज्वाइन करवाने के बाद कुछ मीटिंग्स अटेंड करवाई, कुछ बड़े इवेंट्स में वो अपने साथ उन्हें लेके गए, कुछ किताबें उन्हें पढ़ने के लिए प्रोवाइड करवाई, और कुछ सक्सेसफुल लोगों से उनका इंट्रोडक्शन करवाया, उन्हें मिलवाया।
जिसके परिणाम स्वरूप मेरे फादर साहब को बहुत अर्ली स्टेजेस में इस बिजनेस का एक बड़ा विजन मिला। उन्हें समझ में आया कि बिजनेस भविष्य का बिजनेस है और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हमें कोई अच्छी चीज समझ में आ जाती है, एक समझदार व्यक्ति को अगर कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो सबसे पहले प्रयास करता है उसे अपने लोगों को बताने का, अपने डियर वंस को देने का। और उसी के स्वरूप उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मेरी आईडी लगा दी। इनिशियली बहुत ज्यादा मैं स्टार्टअप को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन कुछ मीटिंगों में जाने के बाद मुझे इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का विजन मिला। और ईमानदारी से बताऊं दोस्त, मैं बहुत बचपन से मेरे अंदर एक डिजायर थी, एक बर्निंग डिजायर थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं कभी भी एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी सी नौकरी, छोटा सा मकान, छोटा सा गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं बड़ा कुछ चाहता था और मैं उस बड़े पाने के लिए रिस्क भी लेने के लिए तैयार रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं कभी, मेरे जेब में 5,000 10,000 है तो घबराता था। अगर मुझे मौका मिले 50,000 पाने का, 10,000 को दाव पे लगा के, तो मैं मेंटली उस प्रकार का आदमी था कि मैं वो दाव खेल लेता था। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं सतीश भाई, अमूमन आप लोगों ने मिले होंगे। पहली कैटेगरी वो होती है जो पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, और आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या इसमें इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और कमा भी लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस कैटेगरी के साथ अगर आप कमाएंगे, तो आपको गिन गिन के कमाएंगे, तो गिन गिन के ही खर्च करना पड़ेगा। और जब तक आप गिन गिन के खर्च करेंगे, तो आप कभी भी बहुत बड़ी एक लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के बारे में नहीं, पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं। और जो आदमी पैसा बनाने के बारे में सोचता है, अगर वो बनाना सीख जाए, तो वो कितना भी पैसा बना सकता है। फिर उसको कभी भी सोच सोच के खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इस दूसरी कैटेगरी के माइंडसेट का आदमी था। मुझे पैसा बनाने की चाहत थी, मुझे कमाने की इच्छा नहीं थी, मुझे बनाने की चाहत थी। और मुझे कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज समझ में आई कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा तरीका है जहां पर आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं, अनलिमिटेड वेल्थ बना सकते हैं। तो वहां से मेरा रुझान, मेरा फोकस इस काम की ओर गया। और मैं इतने लंबे समय तक इस काम को इसलिए एंजॉय कर पाया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग एक अच्छे एक्साइटमेंट के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे विजन के साथ शुरू करने के बाद अपना एक्साइटमेंट, विजन लंबे समय तक नहीं बरकरार रख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस काम के कायदे कानून नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं लकी रहा कि मुझे अपने मेंटोर्स के साथ रहने की वजह से बहुत अर्ली स्टेजेस में इस इंडस्ट्री के रूल्स स्पष्ट समझ में आ गए थे। मैं बहुत पसंद करता हूँ इस काम को, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है कि इस काम के जो नियम है ना, वो नियम बहुत सरल है। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो जिन लोगों ने के साथ मैंने करीब से काम किया है, वो जानते हैं मैं बात भी स्पष्ट करना पसंद करता हूँ और चीजें भी स्पष्ट सुनना पसंद करता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कान को यहाँ से पकड़ने वाला तरीका ज्यादा पसंद नहीं आता। पता नहीं, वो शायद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का भी मसला हो सकता है। मैं इसलिए इस इंडस्ट्री को पसंद करता हूँ कि यहाँ पर भी नियम बिल्कुल मेरी पसंद की तरह एकदम क्लियर और सिंपल है। और नियम क्या है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का, कि तुम चलो तो दुनिया चले। आपको अगर इस धंधे में कामयाब होना है, तो दोस्त ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये मान बैठे हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपकी डाउनलाइन का चलना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मेरी अपलाइन जब ज्यादा चलेगी तो मेरा धंधा चलेगा। दोस्त, मैं आपको आज क्लियर कट कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस एक ही सिद्धांत पे काम चलता है। वो है कि तुम चलो तो दुनिया चले। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तुम 8 से 10 घंटा लगाने के लिए तैयार हो, तुम डायमंड बनने तक हार नहीं मानने वाले, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको दोस्त इस बिजनेस में रोक नहीं सकती। जब मैं बात करता हूं चलने की, तो इस बिजनेस में चलने का क्या मतलब, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत बड़ी दुविधा ये भी मैंने महसूस करी इस काम को करते हुए, किशोरी भाई साहब, कि ज्यादातर लोगों को इस काम में चलने का मतलब ही नहीं समझ में। अगर हम डॉक्टर से पूछें कि तुम्हारा काम क्या है, तो वो बोलेगा इलाज करना। 1,000 डॉक्टरों को पूछे तो वो भी बोलेंगे इलाज करना। एक मिस्त्री को बोलेंगे तुम्हारा काम क्या है, तो वो बोलेगा चिनाई करना। 1,000 मिस्त्री को बोलेंगे तुम्हारा काम क्या है, तो वो भी बोलते चिनाई करना। वकील से पूछेंगे तो वो भी एक ही बात जवाब देंगे। लेकिन इस बिजनेस में जब हम बात करते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम बताते हैं, लेकिन इस बिजनेस में एक ही काम है, एक ही चीज है। चलने का मतलब है मीटिंग करना। हाँ, मीटिंग आपके लेवल के हिसाब से
मीटिंग का परफॉर्मेट और परफॉर्मा अलग अलग हो सकता है। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो 1-to-1 मीटिंग करनी है। अगर आपके साथ 10, 20, 30, 50 लोगों की टीम बन गई है तो आपको होम मीटिंग करनी है। और अगर आप सतीश जी की तरह एक बड़ी टीम के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर चुके हैं तो आप उनके लिए एलडीपी, डीटीडब्ल्यू और काउंसलिंग मीटिंग करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इस बिजनेस में चलने का एक ही मतलब है कि आपको मीटिंगें करनी है। आप कभी भी मेरे घर में फोन करके पूछ लीजिए, और मेरा बच्चा अगर फोन उठाएगा और आप पूछेंगे कि पापा कहाँ गए, तो मेरे बच्चा एक ही बात बोलेगा, मीटिंग में गए हैं। इस समय हमारे डायमंड क्या कर रहे होंगे सतीश भाई? मीटिंग कर रहे होंगे सर कहीं ना कहीं। इस समय हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा होगा? वो भी मीटिंग ही कर रहे होंगे कहीं ना। वो भी मीटिंग ही कर रहा होगा। मीटिंग का मतलब क्या है? मीटिंग का मतलब है कि आपका जो काम है उसके बारे में लोगों से बातचीत करना। यस इस सर। समय हमारे देश का सबसे अमीर आदमी या अपना मुकेश अंबानी जी क्या कर रहे होंगे? मीटिंग कर रहे मीटिंग। होंगे। इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क क्या कर रहा होगा? मीटिंग कर रहा होगा। तो दोस्त, अगर ये सब लोग समझ चुके हैं कि उनका काम, मुख्य काम क्या है, तो हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हमारा और आपका भी मुख्य काम मीटिंग करना है। और आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि मीटिंग ही करते रहे। अरे तो मेरे भाई, या चिनाई करेगा क्या, या खुदाई करेगा, या लिपाई करेगा, या पंचर लगाएगा? अरे जब काम मीटिंग है तो मीटिंग ही करना पड़ेगा। टीम छोटी है तो छोटी छोटी मीटिंग कर, टीम बड़ी है तो बड़ी बड़ी मीटिंग करना शुरू कर दे, टीम और बड़ी हो गई तो सिखाने वाली मीटिंग कर दे। लेकिन काम है मीटिंग करने का ही, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब तो कोई ऐसा नहीं होगा हमारे बीच में जो कहेगा मीटिंग ही मीटिंग करते रहेंगे। अरे मीटिंग ही तो काम है मेरे भाई, और क्या काम है इसमें? और यस सर। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले दिनों हमारे साथियों ने, भरतपुर टाइगर कमांडो लीडर्स ने एक ऐसी मीटिंग करी है जिसके चर्चे दूर दूर तक पहुंच गए हैं और उसके पर्चे छप गए हैं। तो जहां पर भी आपको मौका मिले इस चीज को जरूर आपको ये लेना है। बहुत बड़ा टूल है दोस्तों, क्योंकि आज तक दो बड़े कारण रहे जिसकी वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी खूबियों के बावजूद भी इतना सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाई, इतना अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाई। एक था कानूनी मान्यता का अभाव और दूसरा सामाजिक मान्यता का अभाव। और आप को मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस प्रकार की खबरें आना कहीं ना कहीं हमारे काम के प्रति समाज में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी। जब हमारा समाज इस प्रकार की खबरें सुनेगा, वो समाज जो आज से, मुझे मुझे याद है वो 2007-8 का दौर, जब हम नए नए जुड़े थे और उस समय एक व्यक्ति जो एक चपड़ासी की नौकरी करता था, 5-7 हजार रुपए जिसकी महीने की तनख्वाह होती थी, उसके लिए रिश्ते आ जाते थे। और 50 हजार रुपए कमाने वाले टेक्निकल अचीवर से लोग संदेह भरी नजरों से पूछते थे, भाई साहब आप करते क्या हो? लेकिन अब दौर बदल गया है, अब लोगों को समझ में आने लग गया है, अब कानून ने इसको मान्यता दे दी है, अब हमारी सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, अब हमारी एजुकेशन प्रणाली का हिस्सा बन गया है। अब हमारे इंडस्ट्री को एक वो दर्जा मिलने वाला है, वो मिल रहा है। और ऐसी खबरें और ऐसे कारनामे जब आप करेंगे तो मुझे ये कहते हुए कतई संदेह नहीं है कि बहुत जल्द घर घर जो सपना है टीसी सर का, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना। वो उद्देश्य अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोस्त, अब दिल्ली दूर नहीं है, अब बहुत सुनहरा दौर चल रहा है। हाँ, सवाल ये उठता है कि मीटिंग मतलब क्या है? मीटिंग का मतलब होता है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना, इस बात को समझना है। आरसीएम की मीटिंग करनी है यानी आरसीएम का प्लान दिखाना है। एक प्रॉपर्टी डीलर को अगर किसी के साथ मीटिंग करनी है तो वो क्या दिखाने जा रहा होगा भाई सतीश भाई? प्लान दिखा रहा होगा सर। प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा प्रॉपर्टी होगा के ना। बारे प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। एक कार डीलर अगर किसी के साथ मीटिंग कर रहा है तो क्या दिखा रहा होगा? कार्ड दिखा रहा होगा सर। अब आरसीएम वाला किसी के साथ मीटिंग कर रहा होगा तो क्या दिखा रहा होगा? सिम के आरसीएम का प्लान प्रोडक्ट दिखा दिखा रहा रहा। होगा। यस सर। तो यही चीज हमें समझनी है दोस्त, आरसीएम का प्लान सबसे पहले हमें समझना है और यही प्लान हमें लोगों को समझाना है। अगर इस काम को हम जितना जल्दी करना शुरू कर दें और जितना प्रभावशाली तरीके से करना शुरू कर देंगे, परिणाम उतनी ही तेजी से आना शुरू हो जाएंगे दोस्त। आरसीएम यानी समझदारी से खरीदारी। जब भी आप किसी से बात करें तो इस को समझाएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम है। समझदारी से खरीदारी, खरीदारी के ऊपर बहुत ज्यादा वजन मत डालिए। खरीदारी के बारे में सबको पता है, पैसा दो सामान लो, आटा की खत्म हो गया आटा, पैसा दो आटा ले लो, चीनी खत्म हो गई पैसा दो चीनी ले लो।
खरीदारी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत है समझदारी। समझदारी शब्द के ऊपर काम कीजिए दोस्त। खरीदारी पे तो दुनिया को आती है करनी, आप सिर्फ उनके अंदर समझदारी जगाइए, आप उनको जगाने का काम कीजिए, आप उनको झकझोरने का काम कीजिए। समझदार कौन है? समझदार वो है जिसको अच्छे और बुरे का अंतर पता हो। समझदार वो है जिसे अपना फायदा और नुकसान समझ में आता हो। समझदार वो है जो सही और गलत को समझ पाए। और आरसीएम क्या है? समझदार लोगों को समझदार तरीके से खरीदारी करने का अवसर। प्लान की अगर हम तो और थोड़ा गहराई में जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पर समझदारी को तो भूल जाते हैं और खरीदारी में उलझ जाते हैं कि आप ये खरीदोगे तो ये मिलेगा, वो खरीदोगे तो वो मिलेगा, वहां से खरीदोगे उतने का मिलेगा। अरे जब आप उसको कंपैरिजन दिखाओगे तो वो जब भी जाएगा कंपैरिजन ही करेगा। जब आप उसको रॉयल्टी दिखाओगे इसमें तो वो रॉयल्टी ढूंढेगा। आप रेट दिखा रहे हो तो वो जाते रेट ही देखता है। आप उसमें एमजी ओरिजिनल दिखाते तो ओरिजिनल ही दिखता है। कई बार पैकिंग ओरिजिनल लिखा आता है, कई बार नहीं आता। तो दोस्त, लोगों का फोकस खरीदारी से उठाकर समझदारी पे लाइए, क्योंकि दुनिया में समझदार आदमी ही पैसा कमाता है। और थोड़ा सा हमें इसको समझने की जरूरत है। प्लान मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। सतीश भाई, प्लान मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जब तक यस सर। सामने वाले के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये काम क्या है, हम यहाँ इस दुकान को छोड़ के, उस सदियों से खरीदने वाली दुकान को छोड़ के इसी दुकान से क्यों खरीदे जो हमारे घर से दूर हो सकती है, जो हमारे घर के पास नहीं है, जो हमारे घर में से दूर है, जहां हो सकता है पूरा सामान भी ना मिलता हो सकता है थोड़ा सामान महंगा भी लगता हो, उस दुकान से क्यों खरीदना है? जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका प्लान प्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ है दोस्त। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग प्रोडक्टों में उलझ के कॉन्सेप्ट पे बात करना भूल जाते हैं। तो हमें लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है, तभी हमारा प्लान पूरा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जब बात आती है तो हमें बात करनी है, हम इस बिजनेस में क्यों आए? हम यहाँ आए पैसे कमाने। मैं इसमें इसलिए नहीं आया कि यहाँ नमक सस्ता मिलता है, यहाँ या यहाँ के नमक में 20 पीपीएम की मात्रा है, या यहाँ 1400 ओरिजिनल एमजी मिलता है, या यहाँ पर 33 न्यूट्रेंट मिलते हैं। हम यहाँ आए पैसा कमाने। तो सामने वाले को कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि यहाँ से पैसा कैसे आ सकता है, यहाँ पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दुनिया में पहले पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है सतीश भाई, अगर हम वो समझ पाए तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। दुनिया में अमूमन 3 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। पहला तरीका होता है पैसा कमाने का, वो है समय व शरीर लगाकर पैसा कमाया जा सकता है। 95% लोग दुनिया में इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। जब जब वो अपना समय और शरीर किसी काम को देते हैं, तब तब वहां से वो पैसा कमाते हैं। ये जितने भी वेल ड्रेस कोडेड लोग आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वकील है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई लॉयर है। ये सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और मैं आपको चौंकाने वाली बात, आंकड़ा बता देना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड का आदमी हूं। इस कैटेगरी में लोग तो आते हैं 95%, लेकिन इस कैटेगरी में पैसा कमाने के लिए है मात्र 5%। अब 95% लोगों की भीड़ अगर 5% पैसे के ऊपर हमला बोलेगी तो मारकाट मचेगी कि नहीं मचेगी? यस सर। और यही हो रहा है इस पहली कैटेगरी के लोगों के साथ। समय व शरीर लगाकर पैसा कमाओगे, तब जब तक समय व शरीर लगा के पैसा कमाओगे, इस मारकाट में उलझे रहोगे। अगर आपको इस मारकाट से उलझ से बाहर निकलना है तो पैसे कमाने के दूसरे 2 तरीकों पे हम बात करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले और थोड़ा सा इसको गहराई में जाके समझते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम नहीं आते इस कैटेगरी में, हम तो मजदूर हैं। ठीक है भाई साहब, मजदूर को पैसा किस लिए मिलता है? अगर मजदूर अपने घर में बैठा रहे तो पैसा मिलेगा? नहीं दोस्त। मजदूर जब अपना समय और शरीर उस वहां पर मजदूरी पे लगाता है तभी पैसा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें हम मजदूर नहीं, हम दिहाड़ी नहीं करते, हम तो दुकानदार हैं। ठीक है भाई साहब, दुकान खोल लो और घर बैठे रहो। जब तक दुकान में 12 घंटे और 72 किलो का शरीर नहीं बैठा रहेगा तब तक पैसा आएगा क्या दुकान से? नो नहीं सर। आएगा दोस्त। दुकानदारी में भी समय व शरीर के बदले ही पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो अपने खुद के मालिक हैं, जमींदार हैं। ठीक है भाई साहब, आप जमींदार हो तो जमीन अपने आप धान उगा देती है क्या? अपने आप खेती कर देती है क्या? उस जमीन में भी आपका समय और शरीर लगता है तभी पैसा आता है। जिस दिन बिजाई करते हो उस दिन से समय और शरीर रेगुलर, जब तक कटाई नहीं हो जाती तब तक लगाना पड़ता है, तब जाकर फसल होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी बाबू हैं, हम तो पुलिस में हैं, हम तो टीचिंग लाइन में हैं।
हम तो इलेक्ट्रिशियन डिवीजन में हैं, तो दोस्त वहां पर भी समय व शरीर चाहिए। कोई कहता है हम इंजीनियर हैं, वहां भी समय व शरीर चाहिए। कोई ऐसा इंजीनियर देखा है जिसको घर बैठे बैठे पड़े पड़े पैसा आ रहा हो? वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तब भी कंप्यूटर के सामने शरीर को लेके 12 घंटे बैठे रहना पड़ता है, तभी पैसा आता है कि नहीं आता रवि भाई? यस सर। अगर आप डॉक्टर हो तो भी आपको समय व शरीर उस क्लिनिक में ले जाके बैठाना पड़ेगा, तब जाकर पैसा आएगा। तो 95% लोग दुनिया में जिस 5% पैसे के लिए फाइट करते हैं, वो 5% पैसा उनको कभी भी अमीर नहीं बना सकता, कभी भी फ्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस चीज के बदले पैसा आ रहा है इस कैटेगरी में, वो चीज लगाने के लिए लिमिटेड है। क्योंकि लगाने के लिए समय लिमिटेड है, तो आने वाला पैसा भी लिमिटेड होगा। लगाने के लिए शरीर लिमिटेड है, तो आने वाला पैसा भी लिमिटेड होगा। क्योंकि हमारे पास 12 हाथ नहीं है कि हम बहुत सारा काम कर पाए, हमारे पास 2 ही हाथ है। तो लगाने वाली चीज लिमिटेड है, तो निश्चित है आने वाली इनकम भी लिमिटेड हो जाती है। 5% कैटेगरी की बात करते हैं। इस 5% में भी 2 तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला तरीका है पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है। और आपने सुना होगा अपने बाप दादाओं के मुंह से, बड़े बूढ़ों के मुंह से, कि पैसा पैसे को खींचता है। बिल्कुल सही बात है दोस्त। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ आपको पैसा कमाने के लिए समय व शरीर को लगाने की जरूरत नहीं होती। आपका पैसा ही आपके लिए नया पैसा कमा के लाके देता है, जिसे हम कहते हैं मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, या जिसे हम कहते हैं, आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ पैसे के लिए एक आदमी बैल बना हुआ है, और दूसरी तरफ एक आदमी ने पैसे को अपना बैल बना रखा है। दोस्त, सुनने में तो ये बात बहुत कॉमन सी लगती है कि आप पैसे के लिए काम करें या पैसा आपके लिए काम करे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा होता है। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन अगर आप घर जाके सो गए तो भी पैसा आ रहा है, घर में बच्चों के साथ खेल रहे तो भी पैसा आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गए तो भी पैसा आ रहा है, इंजॉय करने के लिए विदेश चले गए तो भी पैसा आ रहा है, और दुनिया से चले गए तो भी पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा समय व शरीर के बदले नहीं आ रहा, पैसा तो पैसे की वजह से आ रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी एफडियां कर रखी होती है। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए जमा है, तो निश्चित है आपको उसके बदले में 8 लाख रुपया महीने का ब्याज आएगा। अब आप मुझे बताइए सतीश भाई, इस 8 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने कितने घंटे समय और शरीर लगाया साहब? काफी टाइम लगाना पड़ता है। इसमें आपका कोई समय व शरीर नहीं लगा, ये तो पैसा, आपका पैसे से पैसा आ गया। अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं, उनका डिविडेंड आता है, तो वहां समय व शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नहीं सर। पैसे से आपने शेयर खरीद रखा, उससे पैसा आता है। रेंटल यस इनकम सर। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मान लीजिए हम स्पेशली मैं जिस एरिया में बैठा हूँ, गुड़गांव में, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रेंट की इनकम से ही घर चलाती है अपना। एक व्यक्ति ने एक मकान बना दिया जिसमें 100 कमरे हैं, और एक कमरे का किराया 5,000 रुपया है, तो 100 कमरे का किराया आ गया 5 लाख रुपया। क्या उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए कमाने के लिए रवि भाई, रवि सैनी जी, एक भी घंटा काम करने की जरूरत पड़ी? नो सर। यस सर। नहीं नहीं, पड़ी। जो नहीं पड़ी। आपको नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो 5 लाख रुपया आया पैसे के, लगाए हुए पैसे से, वो समय व शरीर को लगा के नहीं आया। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी लैंड है, मान लीजिए एक जमींदार है जिसके पास 100 बीघा जमीन है। अगर वो 100 बीघा खुद जोतना है, तो वो समय व शरीर लगा के पैसा कमा रहा है, जो कि लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन वो 100 बीघा अगर लीज पे दे दे, बटाई पे दे दे, और 1 बीघे से अगर महीने का 5,000 रुपया भी वो लेना शुरू करे, तो 100 बीघे का 5 लाख रुपया आएगा। तो ये इनकम कहां से आई दोस्त? ये आई पैसे से, पैसा लगाकर इनकम। यस सवाल सर। ये उठता है कि समय व शरीर से हम सारे हकड़म कड़कम करके देख चुके हैं, मिस्त्री से मैकेनिक तक बन के देख चुके हैं, हमें समझ में आ गया कि वहां मजा नहीं है। दूसरे कैटेगरी में आना चाहते हैं, लेकिन उसमें आने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो घबराने की तो बात नहीं है दोस्त, अगर मुझे बुलाया तो कुछ ना कुछ समाधान देके जाऊंगा। और वो समाधान ये है कि आप 5% लोगों में आके 95% पैसे के मालिक बन सकते हैं, अगर आप सिस्टम बनाकर पैसा कमाना सीख ले तो। ये यस भी एक सर। तरीका है जहां पर आपको समय व शरीर के बदले पैसा नहीं मिलेगा, जहां पर आपके लगाए हुए पैसे के बदले पैसा नहीं मिलेगा।
जहां आपको पैसा मिलेगा तो सिस्टम के बदले पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, सिस्टम खड़ा करने के लिए समय व शरीर लगाना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना, पैसा सिस्टम के बदले आएगा, समय व शरीर के बदले नहीं आएगा। मैं बहुत हैरान होता हूं जब बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं सतीश भाई कि सर हम 5 साल हो गए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा। तो मेरे भाई कहाँ वो लिखा तो था 5 साल बाद बहुत कुछ आ जाएगा? कोई ऐसा है मार्केटिंग प्लान नई बुक छप गई क्या किशोरी भाई, जहां पर लिखा हुआ है कि 5 साल मेहनत करोगे तो आ जाएगा? नहीं सर, कहीं नहीं है सर। कहीं भी नहीं लिखा। सिंपल सा लिखा हुआ है, सिस्टम बना लो, 3.5 लाख का सिस्टम हो जाएगा, 25,000 आने लग जाएगा। 3.5 का सिस्टम बना लोगे, 50,000 आने लग जाएगा। 5-5 लाख का सिस्टम बना लोगे, 70,000 आने लग जाएगा। 1-1 करोड़ का सिस्टम बना लोगे, मेरी तरह 2.5 लाख रुपए आने लग जाएगा। यही तो लिखा ना मार्केटिंग प्लान में। कहीं लिखा है यस क्या सर। इतने इतने समय बाद इतना पैसा आ जाएगा, इतनी मेहनत करके इतना पैसा आ जाएगा? तो क्यों क्यों गिना रहे हो अपनी मेहनत, क्यों गिना रहे हो अपने साल? नहीं गिनाना, क्योंकि पैसा तो उसके बदले है ही नहीं ना, पैसा तो सिस्टम के बदले है। अगर अगर सतीश पंडित जी का जो हम उदाहरण देते हैं, अगर सतीश पंडित जी को समय व शरीर के बदले पैसा आ रहा होता तो मेरे भाई 22 साल पहले पैसा आना बंद हो जाना चाहिए था, जिस दिन उनका समय और शरीर इस दुनिया से गया था। आज 22 साल बाद भी पैसा आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने उन 2 सालों में समय व शरीर का इस्तेमाल करके एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था। अगर वो सिस्टम क्रिएट नहीं करते तो कोई सतीश पंडित को याद नहीं रखता। ओपी शर्मा जी ने मरने से पहले एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था, उसकी वजह से आज 12 साल बाद भी, उनके जाने के बाद भी उनका बेटे को पैसा आ रहा है। तो आपको और हमें भी इस बिजनेस में अगर कुछ हासिल करना है तो सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम क्रिएट करने के लिए मेहनत लगेगी, सिस्टम क्रिएट करने के लिए समय लगाना पड़ेगा, सिस्टम क्रिएट करने के लिए शरीर भी लगाना पड़ेगा, सिस्टम क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी लगाना पड़े सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पैसा आएगा तब जब सिस्टम तैयार हो जाएगा, और अभी तक पैसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। कम आ रहा है तो छोटा सिस्टम तैयार हुआ है, बड़ा चाहिए तो बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और थोड़ा समझाऊं, यस सर, क्योंकि क्लियर है समझदार सर। लोग बैठे हैं मेरे सामने मुझे लगता है। काफी है। आगे थोड़ा काफी बढ़ते है हैं, सर। थोड़ा और उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए एक एक व्यक्ति के घर के सामने, सतीश सर से बात करते हैं, हमारे घर के सामने से हाईवे जा रहा है, सोना गुड़गांव एक्सप्रेसवे। आप मुझे यस बताओ सर। सतीश भाई, ये एक ही दिन में बन गया था क्या? नो सर। समय नहीं। लगा होगा ना, यस सर। पैसा भी लगा होगा, जिसने ये बनाया और बना रहा होगा कंपनी। बहुत सारा पैसा लगा है। ऐसा भी हुआ होगा कि एक बार वो बीच में पुल गिर गया था तो नुकसान भी होगा, दोबारा बनाना पड़ा होगा। यस सर। जब खुदाई चल रही थी, बारिश आ गई तो पानी भर गया तो उसको निकाल के दोबारा फिर खोदना पड़ा होगा। यस सर। और उस पुल पे यू टर्न देने के लिए ऐसा डिजाइन पहले कभी नहीं बनाया था, तो विदेश जाके सीख के भी आना पड़ा होगा ना। यस सर। मतलब डायमंड क्लब करना नहीं आता तो सीखने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? सीखना पड़ता है तो सर। ऐसा डिजाइन सीखने के लिए भी उसने लगा होगा। लेकिन ये सारे पापड़ बेलने के बावजूद भी पैसा आया होगा क्या? नो। नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि पैसा समय शरीर तरीके के बदले नहीं, पैसा तो सिस्टम के बदले आया, सिस्टम तो तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया होगा जब सिस्टम तैयार हो गया होगा और उस हाईवे के दोनों तरफ टोल टैक्स लगा दिए गए होंगे, और अब जो भी गाड़ी उन टोलों से गुजरेगी उन गाड़ियों से एक एक पर्टिकुलर इनकम उस सिस्टम क्रिएटर को, उस हाईवे बनाने वाली कंपनी को जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। जब वो सिस्टम बनाने वाला वहां टोल के आसपास नहीं होगा तब भी जाएगी। जाएगी सर, फास्ट टैग लग रहे हैं आजकल। सिस्टम बनाने वाला घर जाके सो जाएगा तब? तब भी जाएगी सर। सिस्टम बनाने वाला बीमार हो गया तो? तब भी आएगी सर। सिस्टम बनाने वाले की बाइक गिर गई और टांग टूट गई तो? तब भी आएगा सर, दुनिया से और चला जाएगा सिस्टम तब भी बनाने आएगा। वाला अपने समय के अनुसार ऊपर पहुंच गया तो? तब भी आएगी सर। क्यों आएगी? सिस्टम। क्योंकि यहाँ सिस्टम पर काम कर रहा इनकम है। सिस्टम के बदले आ रही है, समय व शरीर के बदले नहीं आ रहा। नहीं आ रही। और थोड़ा सा सरल लेते हैं, एक व्यक्ति आम का बाग लगाता है, ऐसे ही छोटा सा पेड़ लगाता होगा, और उस पेड़ को ऊपर समय लगाता होगा, उस पर खर्चा करता होगा, दवा दारू छिड़कता होगा, कई साल लग जाते होंगे उस पेड़ को, उस बाग को तैयार होने में, लेकिन एक चवन्नी की इनकम नहीं आती। वो ये नहीं कहता कि मैं तो बहुत साल से लगा हुआ हूँ, वो ये नहीं कहता कि मैं तो बहुत दवा दारू छिड़क पर, मैं तो बहुत खर्चा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात को भी आके गाय भगानी पड़ती है कहीं चर ना जाए मेरा आम का बाग। क्यों नहीं शिकायत करता? क्योंकि उसको मालूम है दोस्त,
मेहनत, समय, शरीर के बदले पैसा नहीं आएगा। पैसा उस दिन आना शुरू होगा जिस दिन वो बाघ तैयार हो जाएगा, और जिस दिन वो बाघ रूपी सिस्टम तैयार हो जाएगा उसके बाद उसकी 10 पीढ़ियां भी उस बाघ रूपी सिस्टम से इनकम कमाएंगी कि नहीं कमाएंगी दोस्त। यस और कुछ इसी प्रकार का काम हमारे पास है, जो आप और जो हम काम कर रहे हैं दोस्त, वो समय लगा के, शरीर लगा के इनकम कमाने वाला सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम बनाकर इनकम कमाने वाला सिस्टम है। और यहाँ पर जब तक हम सिस्टम क्रिएट नहीं कर लेंगे, जब तक हम सिस्टम बिल्ड नहीं कर लेंगे, सिस्टम को डेवलप नहीं कर लेंगे, हमें उस प्रकार की इनकम आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क सिस्टम। और अगर आप बड़ा और मजबूत सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको डायमंड क्लब के सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड क्लब का सिस्टम आपके सिस्टम को बड़ा और मजबूत बना देता है दोस्त। तो इस मुझे लगता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मैं सफल रहा हूंगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो अलग से मेरे से फोन करके पूछना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू बी रिच, डू व्हाट रिच पीपल डू। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अमीर लोग 100 घंटा खुद काम करने के बजाय एक 100 लोगों को तैयार करते हैं, 100 लोगों को मोटिवेट करते हैं, 100 लोगों को ट्रेंड करते हैं, और उनसे एक एक घंटा काम करवाते हैं, 1-1% काम कराते हैं, और इस तरीके से उन लोगों के 100 घंटे काम होना शुरू हो जाता है। और इसी को बिजनेस की भाषा में नेटवर्क बिल्डिंग या नेटवर्क का सिस्टम कहते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका सिस्टम तैयार हो जाए? यस सर है जी? यस सर। छोटा सिस्टम चाहते हैं या बड़ा सिस्टम चाहते हैं? बड़ा सर, बहुत बड़ा। मजबूत सिस्टम चाहते हैं, ढीला ढाला सिस्टम चाहते हैं? मजबूत। कड़क सिस्टम चाहते हैं ना, यस सर। कि पिलपिला सिस्टम चाहते हैं कि आप बीमार पहले, आप बीमार बाद में और आपका सिस्टम पहले बीमार हो जाए? नहीं सर, मजबूत चाहते हैं सर। तो मजबूत सिस्टम चाहते हैं तो आपको मैं 10 ऐसे पावर देने वाला हूं, 10 ऐसे कैप्सूल देने वाला हूं, 10 ऐसी शक्तियां देने वाला हूं जो आपके सिस्टम को कम समय में बड़ा, खड़ा और तगड़ा, सबसे पहले खड़ा, उसके बाद बड़ा, और फिर तगड़ा कर देंगे। तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो आपने सिस्टम को खड़ा करने का सबसे पहली पावर आप ही के हाथ में है, वो है पावर ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। इस बिजनेस में आपको मालूम है 1 तारीख से 30 तारीख का ये बिजनेस है। हर महीने 1 तारीख को शुरू होता है और 30 तारीख को खत्म होता है, उसके बाद फिर 1 तारीख को शुरू होता है, 30 तारीख को खत्म होता है। ये तो पता था ना सबको? यस सर। पता होना चाहिए। नौकरी करते हैं, नौकरी में भी तो ऐसा ही होता है, 1 से करो 30 तक करो, सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पर भी 1 से 30 का ही बिजनेस होता है, लेकिन उसमें सबसे जरूरी जो तारीख होती है वो 1 तारीख होती है। क्यों 1 तारीख होती है? क्योंकि हमने सुना है कहीं, और स्कूल क्लास कॉलेजों में पढ़ा था, वेल बिगेन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधे काम के बराबर होती है। और पहली तारीख बोनी का दिन होता है, पहली तारीख शुरुआत का दिन होता है। अगर पहली तारीख को पहले ओवर में, आज आपने मैच देखा होगा तो पहले ही ओवर में इतने बढ़िया विकेट मिले कि बाद में एकदम उत्साह बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया टीम का? यस तो सर। पहले दिन किया गया काम आपके 30 दिन के काम को आसान बना देता है। पहले दिन आपको 2 बड़े काम करने हैं। पहला काम आपको करना है, आपको अपना मासिक लक्ष्य, मंथली गोल सेट करना है। हर लीडर जो कामयाब होना चाहता है, जो बड़े लेवल पे पहुंचना चाहता है, जो सिस्टम को बिल्ड करना चाहता है, जो सिस्टम को तगड़ा बनाना चाहता है, उसको ये समझ लेना है कि बड़ा बगैर लक्ष्य बनाए कोई भी इंसान जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाया है। और जिस आदमी ने बड़ा काम किया है तो उसने पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाया होगा। मैं आपको यही आह्वान कर रहा हूं दोस्त, आज 2 तारीख है, अगले 60 दिन का एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, क्लियर कट लक्ष्य बनाइए, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। क्योंकि मैंने अपने काम ये आप लोगों ने, आप सब जानते हैं, ये हमारा बिजनेस लैब्स है। 21 सीढ़ियां हैं कामयाबी की। आप बिगनर से शुरू करके 1,000 रुपए महीने की इनकम से शुरू करके स्टार डायमंड की इनकम, 1 करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं। लेकिन लेंगे कौन सी? लेनी सारी है, लेकिन इस महीने कौन सी लेनी है वो सबसे पहले 1 तारीख को फाइनल हो जाना चाहिए। 29 तारीख को भी मैं हैरान रहता हूं जब मैं पूछता हूं कि क्या गोल है, लोग तो ज्यादातर लोग गोल मटोल जवाब देते हैं, सर अच्छा करेंगे, सर बढ़िया करेंगे। अरे कौन से बैंक में जाके अच्छा का चेक भर दोगे? कोई फिगर ही तो भरनी पड़ेगी ना। तो यस वो सर। क्लियरिटी नहीं है।
क्लियरिटी इसलिए जरूरी है दोस्त, गुरुदेव हमेशा कहते हैं क्लियरिटी इन गोल्स मेक यू सक्सेस इन लाइफ, कंफ्यूजन मींस फेलियर इन लाइफ। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति क्लियर होता है उसको कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, उसको मालूम है मुझे कहाँ जाना है और किस दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन जो कंफ्यूज होता है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, क्या गोल है सर, 3.5 का गोल है, 2.60 तो सर पक्का करेंगे, 1.70 तो नहीं छोड़ने वाला मैं, और 1.15 तो आप डन मानो। भाई साहब इतना खतरनाक गोल मेरे तो समझ में आता नहीं, उसके कैसे आता है और कैसे कर लेता है उसी को मालूम है। लेकिन मेरे को यह समझ में आता है कि कंफ्यूजन है तो ये मरेगा। वो बात अलग है 2 महीने बाद मरे या 6 महीने बाद मरे। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो क्लियरिटी के साथ काम कीजिए दोस्त। दूसरा, कभी भी छोटा लक्ष्य मत बनाइए। पैर की मोच और छोटी सोच आपको जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर बहुत बहुत सारे जानवर रोड पार करते हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा एक जानवर जो रोड पे बड़ा मिलता है वो है कुत्ता। वो कुत्ता जिसको रात में भी दिखता है, वो कुत्ता जिसको फौज रखती है बम ढूंढने के लिए जमीन से 10 फुट नीचे, वो कुत्ता जिसको पुलिस अपने साथ रखती है कि एक कपड़ा सुंघा दो और 2 लाख लोगों की भीड़ में से उस आदमी को ढूंढ लाए, उस कुत्ते को बड़ा सा ट्रक नजर नहीं आता। तो दोस्त उस कुत्ते की आंखें उसको नहीं मरवाती, उस कुत्ते का कंफ्यूजन उसको मरवा देता है कि जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, करूं कि नहीं, पार करूं कि नहीं, वापिस आ जाता है और इतने देर में कोई 12 चक्का उसके ऊपर से निकल जाता। बारंबार चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूजन में हैं वो ऐसे कहीं पड़े मिलेंगे और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो क्लियरिटी लाइए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, कोई बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आपको जुड़े हुए 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 महीना हो गया, आज ही क्लियरिटी बनाइए। अगले 60 दिन के पहले बनाइए। और जब लक्ष्य बनाए तो आप बड़ा बनाइए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य आदमी को मोटिवेट करता है। ड्रीम बिग, अचीव बिगर। बड़ा लक्ष्य ही बड़ी सफलता हासिल करने में आपको मदद करेगा। ये मान लीजिए छोटा सा पिल्ला है सतीश भाई, पिल्ला। यस सर। ये पिल्ला अगर आपके पीछे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप डर के भागोगे या नहीं सर, अले ले उसी ले को ले ले भगाना। टॉमी 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 ऐसे करने लग जाओगे, इसके साथ खेलने लग जाओगे। यस सर। ज्यादातर लोग इससे डरेंगे नहीं नीरज भाई, इसको अपने गोदी में ले लेंगे। ये होता है छोटे लक्ष्य के साथ। अगर ये बड़े वाला बुलडॉग पीछे पड़ जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो उतनी स्पीड हो जाए। और गलती से गेंडा पीछे पड़ गया तो दोस्त फिर तो लंगड़ा भाग। बैसाखी छोड़ के उड़ने लगेगा। तो दोस्त अपने पीछे ये पिलूरा मत लगाओ, अपने पीछे ये गेंडा लगाओ ताकि आपकी स्पीड बढ़े। कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं लेके आए दोस्त, पता नहीं है कब क्या हो जाए। जिस दिन ओपी शर्मा जी वापस घर नहीं लौटे उस दिन वो ये सोच के नहीं गए थे मैं वापस नहीं आऊंगा। बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं, कोई नहीं सोच के जाता कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो, परमात्मा ना करे, लेकिन जिनके साथ होता है वो भी कभी ऐसा नहीं सोचते। दोस्त बहुत ज्यादा समय नहीं है, एक बड़ा लक्ष्य लीजिए जो आपकी स्पीड को बढ़ा दे, क्योंकि जब तक आप छोटा लक्ष्य लेंगे एक्साइट नहीं होंगे सर। दूसरा जो एक तारीख को दूसरा जो काम करना है, कंप्लीट योर सेल्फ आईडी टारगेट। दोस्त इस बिजनेस में 2 लक्ष्य बनते हैं, एक खुद का लक्ष्य, एक टीम का लक्ष्य। खुद का लक्ष्य खुद को पूरा करना होता है, टीम का लक्ष्य टीम से पूरा करवाना होता है। और जब तक हम खुद का लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे, टीम का लक्ष्य पूरा करवाने की क्षमता हमारे अंदर विकसित नहीं होती है। 1 तारीख को जो भी आपका गोल है, जो भी आप अपना क्लब करते हैं, मैं आपको ये गाइड नहीं करना चाहता कि आप डायमंड क्लब करें या सुपर करें या स्टार करें या क्राउन करें या प्री डायमंड क्लब करें। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी क्लब करें उससे पहले 2 चीजें ध्यान रखिए। पहली चीज, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा करेगी। और दूसरी चीज, अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में आके रह के नहीं आने वाली। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा हमेशा वो क्लब करने का लक्ष्य लीजिए जो आपको करना आसान ना लगता हो, क्योंकि आसान चीजें करके कभी भी आदमी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाता। अगर आपको 5,000 करना मुश्किल लगता है तो 5,000 का ही लक्ष्य लीजिए। अगर आपको 5,000 करना आसान लगता है तो 10,000 का टारगेट लीजिए दोस्त। जब तक आप 10 किलो उठाते रहेंगे आपके मसल्स ग्रो नहीं करेगी। अगर मसल्स ग्रो करना है तो एक बार आपको 15 किलो उठाने का साहस दिखाना पड़ेगा, और ये साहस आपको 1 तारीख को दिखाएंगे तो आप देखेंगे ये है पावर 1।
दूसरी पावर जो आपको इस मदद करेगी अपना सिस्टम क्रिएट करने में, पावर ऑफ वाइटल लेवल, पावर ऑफ वाइटल अचीवर इन योर टीम। मैं दोस्त आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बिजनेस में हम आए हैं रॉयल्टी लेने, और जो भी हमारे साथ आए उसे रॉयल्टी अचीवर ही बनने का ड्रीम दिखाइए, लेकिन रॉयल्टी पे पहुंचने से पहले उसे बताइए कि कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं दोस्त। हम बहुत सारे लोग दो गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग एक गलती करते, एक कैटेगरी उन लोगों की जो ये गलती करते हैं कि कभी रॉयल्टी के बारे में जिक्र ही नहीं करते, वो बिगनर स्टार्टर में ही खेलते रहते हैं। और दूसरे लोग ऐसे हैं जो रॉयल्टी से नीचे, डायमंड से नीचे बात ही नहीं करते। क्या बनना है? डायमंड। क्या बनाओगे? डायमंड। अरे तो मेरे भाई, दोनों लोग अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों को उन बिगनर से लेकर डायमंड तक की सीढ़ियों की भी तो बारे में बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो यस अपनी सर। टीम में आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपको दूसरी पावर अपने सिस्टम को बड़ा करना है, तो अपनी टीम में वाइटल लेवल पे फोकस कीजिए। आप हर महीने रॉयल्टी अचीवर तैयार नहीं कर सकते। आप हर महीने 1-15 नया नहीं करवा सकते लोगों की बी लेग में, लेकिन आप हर महीने थोड़ी सी प्लानिंग करके एक नए आदमी की बी लेग में 5,000 करवा के उसको बिगनर बनवा सकते हैं। एक 2 महीने पुराने आदमी की बी लेग में 5,000 वाले बिजनेस में थोड़ी प्लानिंग करके 10,000 करवा के उसको स्टार्टर, और 20,000 करवा के आप उसको ओपनर बनवा सकते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति ओपनर के लेवल पे आएगा, जैसे ही वो व्यक्ति नए प्लान के हिसाब से टोटल टर्नओवर का भागीदार बन जाएगा, आप देखना उस व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी फ्लो करेगी, और वो उस नई एनर्जी के साथ जब काम करेगा तो रॉयल्टी उसको बड़ा लक्ष्य नहीं लगेगा। तो हमें इस पे काम करना है। अगर आपको 2024-25 में बड़ा कुछ करना है, तो आज से ही अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा वाइटल अचीवर निकालने का तैयार बेस बनाइए, क्योंकि आज का वाइटल ही 2024 का रॉयल्टी और 2025 का टेक्निकल बनेगा दोस्त। तो आज बीज बोएंगे तभी तो 2025 में फल खा पाएंगे। तो दूसरी पावर है पावर ऑफ वाइटल। तीसरी पावर जो आपके हाथ में, ये आप ही के हाथ में है, पावर ऑफ डायमंड क्लब इन टीम। बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। बनो डायमंड, बनाओ, बनो डायमंड क्लब, बनाओ डायमंड क्लब, हो जाओ डायमंड, यही नारा है दोस्त। इससे आगे यहां तक आप जैसे भी आगे वो ठीक है, यहां से आगे के सारे तालों की एक ही चाबी है, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब की चाबी अगर आपको लगानी आ गई तो बड़े से बड़े लेवल का ताला खोल लोगे। और डायमंड क्लब की चाबी अगर आप गुम कर बैठे, डायमंड क्लब की चाबी का इस्तेमाल करना नहीं सीखे, तो दोस्त आप आगे के ताले नहीं खोल पाओगे। जहां तक आपको अटक गए हो वहीं पर अटके रह जाओगे। क्या है डायमंड क्लब? मात्र 5,000 पीवी। एक आदमी जो 20,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर है, क्या वो पूरे महीने में 5,000 पीवी नहीं कर सकता? मैं थोड़ा सरल कर देता हूं, 2,000 पीवी के घर में राशन लीजिए, लिस्ट बनाइए, आटा, नमक, नमकीन, हल्दी, मिर्च, कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल, आराम से हो जाएगा। 1,500 पीवी अपने परिवार को हेल्दी रखिए। एक आदमी अगर 1,500 पीवी का सामान लेता है महीने में न्यूट्रिशन, तो साल में कितना लिया सतीश भाई? 18,000 का। यस सर। 10 साल में कितना लिया? 1,80,000 का। यस सर। और 50 साल जिंदगी रही तो 9 लाख का। 9 यस लाख सर। का न्यूट्रिशन 50 साल में पूरे परिवार को खिला के अगर वो अपने जिंदगी के 5-10 साल बढ़ा ले तो कोई नुकसान है? घाटे का सौदा है क्या? नो सर, फायदा ही फायदा है। और उससे भी बड़ा कैलकुलेशन बताऊं, अगर ये 4 मेंबरों वाले परिवार में किसी भी दो मेंबर को अगर 5 दिन भी अस्पताल रहना पड़ गया तो 10 लाख का बिल अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ये बताना पड़ेगा दोस्त, ये बताना पड़ेगा दोस्त। और 1,500 बीवी का सामान रिटेल करना है। अरे वो सामान जो मार्केट में 2,000 का मिलता है, हम उसको 1,500 का उसके घर में बैठे बैठे देंगे, क्यों नहीं लेंगे लोग यार? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 50 तरीके हैं। किसी दिन आप आइए ट्रेनिंग सेशन में, मैं आपको बताऊंगा कैसे बेचते हैं। लेकिन आपको डायमंड क्लब करना है, कैसे करना वो आपकी हेडेक है। क्यों करना है ये बता देता हूं, क्योंकि आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है। अगर आपको रॉयल्टी में बनना है तो 40 डायमंड क्लब ए में और 12 डायमंड क्लब बी में होगी आपकी रॉयल्टी दोस्त। कौन कह रहा है 5,000 लोगों के चक्कर में घूमो? कौन कह रहा है 1,000 लोगों की टीम बनाओ? नए आरसीएम में 50 लोगों की टीम से आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। साउथ इंडिया की एक लेडीज है, मात्र 18 लोगों की बी लेग है और स्टार पर लेवल पे है।
स्टार पल पे कितना बिजनेस चाहिए होता है सतीश भाई बी लैग में? 10 लाख। तो 18 लोगों से कैसे किया होगा उसने? 1-1 लाख से ऊपर का सामान लेते होंगे सर, 1.25 लाख का। हो रहा है ना, 18 लोगों से 10 लाख का हुआ ना। यस तो सर। क्या हम हमारे पास 50 लोगों से हम 5 लाख का भी नहीं कर पाएंगे? सोचिए सर, थोड़ा सा। अब स्पीड 2023 के आरसीएम में 2025 के आरसीएम के नजरिए से देखिए, आज भी वही 2015, 2010, 2017 वाले नजरिए से आरसीएम को मत देखिए, पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग पक्का सर, पक्का बताओ, पक्का बताओ सर, मैं मेहनत करूंगी, कितनी इनकम आ जाएगी? लिख लो भाई पक्का। 35 डायमंड क्लब करोगे, 35,000 रुपए आने लग जाएंगे, 40,000 रुपए आने लग जाएंगे। 50 जिस दिन डायमंड क्लब कर दोगे 50,000 रुपए आने लग जाएंगे। 1-1 लाख रुपए, 100 डायमंड क्लब कर दोगे उस दिन 70-80 हजार रुपए आने लग जाएंगे। 200 डायमंड क्लब कर दोगे 1 लाख के आदमी बन जाओगे। 400 डायमंड क्लब कर दोगे 1.5 लाख के आदमी बन जाओगे। 1-1 हजार डायमंड क्लब कर दोगे 2.5 लाख के आदमी बन जाओगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको रिकॉर्ड लेना है ले लो, और करके जिस दिन आ जाओगे मेरे सामने आ जाना। और उस दिन अगर चेक नहीं आ रहा हो जो मैंने लिखा हुआ है उससे प्लस का, तो आप किसी भी कोर्ट में केस कर देना। इससे शॉर्ट तरीका कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा हूं, यहां से आगे के सारे तालों की चाबी है डायमंड क्लब। इसको जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतनी जल्दी ताले खुलने शुरू हो जाएंगे। पहले रॉयल्टी का खुल जाएगा, फिर पर्ल का खुल जाएगा, फिर स्टार पर्ल का खुल जाएगा, और फिर एक दिन डायमंड का खुल जाएगा। लेकिन तालों की चाबी है डायमंड क्लब। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल, आप चाहते हैं कि आपका डायमंड क्लब ऑटो जोन में होने लग जाए। देखिए, इस यस सर। बिजनेस में सतीश भाई दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो है जो आरसीएम कर रहे हैं, और एक वो है जो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। आरसीएम करने वाला सामान खाएगा, आरसीएम बिजनेस करने वाला पैसा कमाएगा। सवाल ये उठता है कि आरसीएम और आरसीएम बिजनेस करने वाले में क्या अंतर है? आरसीएम बिजनेस वो करता है जो बिजनेस माइंडसेट के साथ आरसीएम काम कर, जो बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करता है। ग्राहक में और कस्टमर में और बिजनेसमैन में की सोच में एक ही अंतर है। कस्टमर के पास सिर्फ जरूरत के लायक सामान होता है, और उसी प्रोडक्ट के बिजनेसमैन के पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक होता है। दूध या से हम दूध लेते हैं, 3 लीटर लगता है तो 3 लीटर लेते हैं। किसी महीने किसी दिन ज्यादा लग चाहिए तो 1 लीटर और बढ़ा लेते हैं, 4 लीटर लेते हैं। तो हम कस्टमर हैं, लेकिन उस दूध वाले के पास दूध का स्टॉक रहता है कि नहीं रहता? यस सर, पूरा पूरा स्टॉक लकड़ी रहता के है सर। कारोबारी के पास लकड़ी का स्टॉक होता है कि नहीं होता? होता है सर। आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप जरूरत है 2 शर्ट की तो 2 शर्ट खरीद के लाते हैं, लेकिन कपड़े के व्यापारी दुकानदार के पास 200 शर्ट होती है कि नहीं होती है? होती है सर। आप में और बिजनेसमैन में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, स्टॉक का। जिसके पास स्टॉक है वो बिजनेसमैन है। जूते के व्यापारी के पास जूते का स्टॉक, लकड़ी के व्यापारी के पास लकड़ी का स्टॉक, दूध के पास दूध का स्टॉक। आरसीएम वाले के पास काय का स्टॉक होना चाहिए भैया? आरसीएम के सामान का। अब वो स्टॉक होगा तो रखोगे कहाँ? डिस्प्ले वाल में। सीधी सी बात है। बिजनेस करने वाले के पास हर समय स्टॉक रहता है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। चौथी पावर है पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस बात को समझिए, अब तक दुनिया में पिछले सालों में 4 बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं। पहला रेवोल्यूशन आया था 1750 में, जब जेम्स वॉट ने भाप का इंजन, स्टीम इंजन तैयार किया था। स्टीम इंजन का आविष्कार होने के बाद दुनिया एकदम बदल गई। जहाजों में, ट्रेनों में स्टीम के इंजन लगा दिए गए, कारों में भी स्टीम के इंजन लगा दिए गए, और अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने लगा। उससे पहले जानवरों के ऊपर ही लाद के रख लिया जाता था। दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था 1758 में, जब बिजली का आविष्कार हुआ था। बिजली का आविष्कार 1758 में हुआ था, लेकिन रियल स्पीड कब पकड़ी गई थी? जब 1803, 18वीं सदी की शुरुआत में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। उसके बाद लोग रात में भी काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया। वहां दूसरा रेवोल्यूशन हुआ था। तीसरी क्रांति आई थी 1970 में, जब पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, पीसी बना था। पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत से चेंज नहीं आया, शुरुआत आया 1990s में, जब बिल गेट्स ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का निर्माण किया। उसके बाद इंटरनेट आया, जिससे पूरी दुनिया में बिजनेस करना एकदम आसान हो गया। एक नया क्रांति आ गई। आप कहीं भी दुनिया के कोने में बैठ के कुछ भी धंधा कर सकते हो।
और चौथा रेवोल्यूशन आया है सर कोविड के बाद, और इसे कहा जा रहा है डिजिटल रेवोल्यूशन। कोविड के बाद ज्यादातर व्यापारी गालियां दे रहे हैं, मर गए, बर्बाद हो गए, धंधा खत्म हो गया। लेकिन कौन से व्यापारी हैं जिन्होंने अपने आप को डिजिटल नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन में कन्वर्ट नहीं किया? जिन व्यापारियों ने अपने आप को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने कोरोना में रेगुलर टाइम के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाया कि नहीं कमाया दोस्त? यस सर। अब देखिए, जोमेटो का बिजनेस कब पॉपुलर हुआ? कोरोना के बाद हुआ है दोस्त। पेटीएम कब ज्यादा पॉपुलर हुआ? कोरोना के बाद हुआ है। जितने बड़े ब्रांड जिनको आज हम देख रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ इसीलिए पॉपुलर हो पाए कोरोना के बाद, क्योंकि वो अपने बिजनेस को डिजिटली कर रहे थे। कोरोना से पहले हमने भी कभी जूम का नाम नहीं सुना था दोस्त। हिंदुस्तान में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कभी जूम का नाम नहीं सुना होगा, अनपढ़ ने तो सुना ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोरोना आया और ये जूम के बारे में जानकारी मिली, जिन लोगों ने अपने टीम को जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, उन्होंने बंद प्योर लॉकडाउन में, टोटल शटडाउन में भी अपने बिजनेस में अचीवमेंट निकाली और अपने बिजनेस को कंटिन्यूअस ग्रोथ पे मेंटेन रखा। लेकिन जिन लोगों ने इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की पावर को नहीं समझा, अपनी टीम को ये नहीं सिखा पाए, इस टेक्नोलॉजी के साथ अटैच नहीं कर पाए, वो लोग इंतजार करते रहे कि कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब मीटिंगें होंगी। और आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि उनके और हमारे रिजल्ट में कितना अंतर आ गया है। दोस्त, अगर आपको कामयाब होना है इस चौथी क्रांति के बाद, चौथी इंडस्ट्रियल इसके बाद, रेवोल्यूशन के बाद, तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत को समझना पड़ेगा। आपको अपने टीम में जूम और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सही तरीके पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पावर ऑफ अपलाइन बहुत बड़ी पावर है। कहीं मैंने पढ़ा था, अगर आप अपलाइन का हाथ पकड़ के चलें, तो जिंदगी में कभी आपको लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी दोस्त। और मैं इस बात को बहुत बखूबी से मानता हूं। बिजनेस में अपलाइन है, लेकिन ये बिजनेस की अपलाइन आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकती है जो आपको आगे भविष्य में परेशान होने से रोक सकती है। अगर इस बिजनेस की कोई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझसे अगर 15 साल बाद कोई पूछता है, तो मैं यही कहता हूं कि दोस्त, इस बिजनेस में आपको अपलाइन मिलती है, मेंटोर मिलते हैं, कोच मिलते हैं। लेकिन ये उन्हीं की मदद कर पाते हैं जो इनको यूज करना जानते हैं, जो इनका फायदा उठाना जानते हैं। 3 तरीके से आप अपलाइन रूपी इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जरूरत हो आप उसको यूज कीजिए। बहुत सारे लोग हैं नो यूज, इस्तेमाल नहीं करते, अपने तरीके से करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस यूज करते हैं, जो अपलाइन को ये माने बैठे हैं कि ये हमारा नौकर है। दोस्त, वो आपका नौकर नहीं है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप सपोर्ट सिस्टम को जितना मजबूत रखेंगे, सपोर्ट उतना ज्यादा मजबूती से मिलता रहेगा। अगर आप सपोर्ट सिस्टम को छोटी छोटी चीजों में उलझा देंगे, तो आप जरूरत पड़ने पे उस सपोर्ट सिस्टम के सपोर्ट से वंचित रह जाएंगे। मुझे याद है एक बार सतीश जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति समुद्र किनारे लाइट हाउस में रहता था, उसको तेल दिया गया था। उसने वो तेल गैर जरूरती चीजों में इस्तेमाल कर लिया, और जब जरूरत पड़ी उस तेल की, तो तेल ही नहीं था। तो कई बार हम अपलाइन को इस तरीके से मिसयूज करते हैं कि जब जरूरत पड़ती है उस समय हमें अपलाइन का टाइम, हम अपलाइन को हम हेल्प नहीं मिल पाती हमें दोस्त। तो सही तरीके से अपलाइन को यूज कीजिए। अपलाइन वो पावर है, जिस तरफ उसका फोकस हो गया, बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब अपलाइन का फोकस कैसे लाना है, वो आपको सीखने की जरूरत है। उसके लिए अलग ट्रेनिंग है, आप किस दिन दोबारा मिलकर बात करेंगे। सातवीं पावर है पावर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। किसी विषय का सामान्य ज्ञान आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं देगा, उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको लेना पड़ेगा अगर आपको अचीवर बनना है। तो आरसीएम पहले ऐसा था, अब डायरेक्ट आने लग गया, बिचौली हट गए। ये तो दुनिया जानती है दोस्त, इससे पैसा नहीं आएगा। दुनिया कुछ एक्सपर्ट जानना चाहती है आपसे। सब कार चलाना जानते हैं ना दोस्त? यस सर। कार चलाने हमें का पैसा नहीं आता। वो कार जब खराब हो जाती है, तो उस कार को ठीक करना कुछ ही लोग जानते हैं। तो पैसा कौन कमाता है? ठीक करने जिसको वो वाला। एक्सपर्ट नॉलेज है। मोबाइल सब चलाते हैं, पैसा नहीं आता, पैसा जाता है। लेकिन जब वो मोबाइल खराब हो जाता है, तो उस मोबाइल को ठीक करना जो जानता है, उसको ही पैसा आता है। तो पैसा किनको आता है? जो यूज करता है उसको नहीं, जो इसको एक्सपर्ट नॉलेज है। पैसा आता है उसको जो इसको विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान जिसे विज्ञान पता है। विज्ञान, विशेष ज्ञान।
अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री का विज्ञान समझना पड़ेगा, इसकी एक्सपर्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो पुराने 2 4 16 18 32 करने से अब वो लोग पक चुके हैं, सुन सुन के, समझ के, वो उनको समझ में आ गया है ये बोलने का है, ये करने वाला काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने आजू बाजू होने वाली किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड मिस नहीं करना है हर हालत में। अगर आप अस्पताल में नहीं हो उस दिन, तो आपको अपने आजू बाजू की उस स्पेशल ट्रेनिंग में जरूर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पैसा वही कमाता है जो एक्सपर्ट नॉलेज लेता है। पावर ऑफ डेली वर्किंग, रेगुलरिटी, इस बात को बहुत जरूरी समझिए दोस्त। दुनिया में पैसा वही कमाता है जो उस काम को रेगुलरली करता है। मैंने इसी ट्रेनिंग का एक स्लाइड डाली थी आज ग्रुप में। जहां से भी हम पैसा कमाते हैं, आप उस काम की पहली कंडीशन को समझ लीजिए, आपको वो काम रोजाना करना पड़ता है। अगर आप आरसीएम से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आरसीएम भी रोजाना करने के लिए अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं रुक रुक कर काम करते हैं, कभी 3 महीना किया फिर रुक गए, कभी हफ्ता भर तो आरसी में आरसीएम, फिर 3 हफ्ता उनको ढूंढना पड़ता है आरसीएम वाला कहाँ गया। आपने ट्रेन देखी है ना, ट्रेन की धुआं निकलती है, कब निकलती है? जब वो स्टार्ट होती है। लेकिन एक बार वो 40 की स्पीड पे आ जाए, 50 की स्पीड पे आ जाए, तब कभी धुआं निकलते हुए देखा है? नो सर। नहीं आता दोस्त। वो शुरुआत में रुक के दोबारा स्टार्ट होती है तभी धुआं निकलता है, जब वो मोमेंटम होती है तब उसको धुआं नहीं निकलता। तो जो लीडर रुक रुक के कभी किया, कभी 2 महीना रुक गया, फिर 3 महीना किया, फिर 2 महीना रुक गया, फिर जाग गया, ऐसे करेगा तो उसका धुआं ही निकलता रहेगा भैया। 3 तरीके से काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जॉब है, अपनी जॉब से भी पैसा कमाइए, और यहाँ से 2 3 घंटा रेगुलर लगा के आप कीजिए। फुल टाइम जो कर रहे हैं उनको ईमानदारी से फुल टाइम करना चाहिए। अगर आप फुल टाइम आरसीएम नहीं कर रहे होते तो फुल टाइम दुकानदार होते, 8 घंटा दुकान खोलनी पड़ती। फुल टाइम अगर आप नौकरी करते हो तो 8 घंटा नौकरी करनी पड़ती। अगर आप फुल टाइम आरसीएम करते हैं तो आपको 8 घंटा आरसीएम करना चाहिए। लेकिन खतरनाक है वो लोग जो सम टाइम करते हैं, जो कभी कभी करते हैं, जो मूड आता है तो करते हैं, मर्जी होती है तो करते हैं। ये फोन भी तब उठाएंगे जब मूड नहीं है, मूड होगा। फोन क्यों नहीं उठाया? सर मूड नहीं था। मीटिंग में क्यों नहीं आया? सर मन नहीं कर रहा था। तो मेरा भाई, जिससे मन करता वही कर, यहाँ पैसा नहीं आता। यहाँ तो सिस्टम से ही पैसा आता है, मूड मर्जी वाले को पैसा। आप मुझे बताओ ना, दूसरा ऐसा कौन सा धंधा जहां मूड के हिसाब से पैसा मिलता है? तो यहाँ भी वही मूड सर। के हिसाब से नहीं मिलेगा दोस्त। पावर ऑफ एसटीपी बहुत बड़ी पावर है। डेली दिखाइए प्लान। 2 ही काम है इस बिजनेस में, प्लान दिखाना और प्लान सिखाना। बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, क्या करना है? दौड़ना नहीं है। दौड़ते दौड़ते यही 2 काम करने हैं, प्लान दिखाना, प्लान सिखाना, प्लान दिखाना, प्लान सिखाना, प्लान दिखाना, प्लान सिखाना, प्लान दिखाना, प्लान सिखाना। नया आदमी सामने बैठा है तो प्लान दिखाइए, पुराना आदमी सामने बैठा है तो प्लान सिखाइए। मैं हैरान हूं, कई लोग काउंसलिंग कर रहा हूं सर। किसकी? सर वो राम नरेश अभी नया जुड़ा है ना, उसकी आईडी अभी ओके नहीं हुई है, कल हो जाएगी, मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा है, घंटा काउंसलिंग कर रहा है। नया आदमी है, प्लान सिखा उसको। जुड़ गया है, प्लान नया है, प्लान दिखा। जुड़ गया है, प्लान सिखा। काउंसलिंग की जरूरत तो उसको होती है जिसका बिजनेस 10 20 50 लाख हो गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा 30 दिन में कहां कहां भागू। उसको बच्चे को आप एमडी डॉक्टर मत बनाओ। तो प्लान दिखाना और प्लान सिखाने पे फोकस करें सर, यही हमारा फील्ड वर्क है भैया। इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो फील्ड वर्क नहीं है। पावर ऑफ ऑफर्स, ऑफर की पावर को समझिए दोस्त। बंद कोरोना में एक मार्च 2021 में आरसीएम बिजनेस का अब तक का 1 महीने का सबसे बड़ा टर्नओवर गया 480 करोड़ का। सब सब बंद था उस समय, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था। क्यों गया? क्योंकि उस समय आरसीएम के उस समय के सबसे बढ़िया ऑफर चल रहे थे। ऑफर्स एक ऐसी पावर है जो आपके बिजनेस को, आपके लक्ष्यों को आसान बनाते हैं। बहुत सारे ऑफर समय समय पे आते रहते हैं, ब्रांड पार्टनर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, अपलाइनों की तरफ से। उन ऑफर्स को प्रमोट कीजिए दोस्त। बहुत सारे ऑफर ऐसे होंगे जो आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रमोट करें तो बहुत सारे लोग हमारी टीम में उन ऑफरों पे काम करके आपके बिजनेस को बहुत बड़ा मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। कभी भी ऑफर की पावर को अंडर एस्टिमेट की मत कीजिए। हर ऑफर के बारे में हर मीटिंग में थोड़ा थोड़ा जरूर बात कीजिए। पता नहीं कौन सा आदमी, कोई तुलसी पैंट पे लग जाएगा, कोई हरी संजीवनी पे लग जाएगा, कोई न्यूट्री चार्ज पे लग जाएगा। आप ऑफर बताइए तो सही, जिसको जैसा पसंद आएगा वो बता लग जाएगा, क्या दिक्कत है अपने को?
पावर ऑफ परचेज क्लब, ये बहुत जरूरी है दोस्त। और इसके ऊपर तो सतीश सर रेगुलर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्लब है, मुझे लगता है अगर आपने ये क्लब जल्दी से जल्दी हासिल कर लिया तो आप जिंदगी में आरसीएम से डायमंड बने या ना बने, लेकिन खरीदार करते करते भी आप 1.5-2 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में बचा लेंगे, कमा लेंगे, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। परचेजर क्लब का मतलब है जब आपका 50,000 पीवी हो जाएगा आरसीएम में, उस दिन से आपको अपनी जो भी आप खरीदारी करेंगे उस पर 10% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त जब हमें मालूम है कि 10% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा तो देर क्यों करनी है? अगर जो चीज 3 महीने में हो सकती है तो 3 महीने में करें ना, 13 महीने क्यों लेट होना है? तो जल्दी से जल्दी आप प्लान करें और अपना 50,000 पीवी कैसे करना है उस पर आप अपने सीनियर से बात कीजिए। और आप जो लोग दिल्ली एनसीआर के, मुझे लगता है आप सभी दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कहीं भी नहीं लिखा कि भरतपुर के लोग अगर एक अच्छा प्रोग्राम गुड़गांव में हो रहा हो तो नहीं आ सकते, आ सकते हैं। ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं सर। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आप प्लान कीजिए 5 नवंबर को। बंगाल टाइगर एक ऐसा व्यक्ति, आज तक आपने आरसीएम में जितने भी लीडर देखे होंगे वो बात करते हैं कि पिछले 20 साल में हमने क्या कैसे काम किया, लेकिन संजीव गोयंका जी बताएंगे अगले 20 साल में आरसीएम क्या करने वाला है। और एक बार अगर किसी नए व्यक्ति को आपने ये दिखा दिया कि अगले 20 साल में क्या क्या हो सकता है, तो दोस्त आपको नींद आ सकती है, उसको नींद नहीं आने वाली। और उसकी नींद उड़ गई तो आपका बिजनेस उड़ने में ज्यादा देर नहीं लगने वाला दोस्त। तो इस प्रोग्राम को कैश कीजिए, पूरी ताकत लगाइए। स्पेशली जो रेवाड़ी, भिवाड़ी, पैरोड, गुड़गांव और जो भी हमारी टीम है, जो आ सकते हैं जरूर आइए, आना चाहिए। मुझे लगता है कि एज ए आपका सीनियर गार्जियन होने के नाते मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको बेनिफिट होगा इस मीटिंग से। आप अकेले आए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है टीम नहीं आ रही आप अकेले आए, क्योंकि आप कुछ नया सीख के जाएंगे तो ही आप कुछ नया सिखा पाएंगे अपनी टीम को। और फिर मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ दोस्त, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाइए, छोटी छोटी चीजों में मत उलझिए। हम यहाँ डायमंड बनने आए हैं, किसने क्या बोल दिया, किसने मुझे डांट दिया, किसने मेरा फोन नहीं उठाया, अपलाइन ने टाइम नहीं दिया, डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, वो मुझे गुरुजी नहीं कहता, उसने मेरे मैसेज पे ओके नहीं किया, इन छोटी छोटी चीजों में मत उलझिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फोकस ऑन फ्यूचर। बड़ी इनकम फ्यूचर में है, बड़ी गाड़ी फ्यूचर में, बड़ा लेवल फ्यूचर में, बड़ी सक्सेस फ्यूचर में, बड़ी पिन फ्यूचर में, बड़ी टीम फ्यूचर में है, बड़ा घर फ्यूचर में है, बड़ा अचीवमेंट फ्यूचर में, बड़ी पिन फ्यूचर में है। तो पास्ट में मत अटके रहिए। अगर कुछ भी हो गया, आपसे हो गया, आपके अप्लायंस से हो गया, किसी से भी हो गया, उसको मिट्टी डालिए, भूल जाइए और अपना फोकस सारा फ्यूचर पे लगा दीजिए। फ्यूचर बहुत बेहतरीन होने वाला है। और मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा, स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा सतीश सर का और उनकी पूरी कोर टीम का, जिनके माध्यम से इतने बेहतरीन साथियों से समय समय पर मुझे मिलने का मौका मिलता है। और अगले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया काम हमें करना है और 5 तारीख को विशेष फोकस कीजिए दोस्त। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं दोबारा सतीश सर को इन्वाइट करता हूँ। ओवर टू यू सतीश सर। जय थैंक यू आरसीएम। सर। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का प्रोग्राम सर यादगार रहेगा, बहुत शानदार प्रोग्राम है सर, बहुत लाजवाब। और बहुत अच्छा लगा सर सभी साथियों को। और मैं ज्यादा तो समय नहीं लूंगा किसी का भी, और हम चाहेंगे, मगर कुछ साथी हैं जिनसे हम चाहेंगे कि उनसे 1 मिनट के अंदर आज के प्रोग्राम के बारे में बताना है कि आपको एक चीज क्या पसंद आई। तो जिनकी वीडियो है उन्हीं को मौका दूंगा, 1 1 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे किशोर लाल जी भाई साहब है भरतपुर से। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, और जिनको अनम्यूट कर रहा हूं वो तैयार रहे। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। लीड निकाल दो, लीड लग रही है तो कानों में लीड निकाल दो। यस सर, आ हाँ गई आवाज। हाँ ठीक है। आज की मीटिंग देख करके सुन करके मैं कई चीजें सीखने को मिली, जिनमें मुख्य बात है नए व्यक्ति को कैसे करें मोटिवेट। इसमें 4 पॉइंट मिले हमें सीखने के लिए। पहला है जोड़ कर छोड़ना नहीं है, दूसरा है उनको बड़ी मीटिंग दिखाना है, तीसरा बड़े लीडर से मिलवाना है, और चौथी है अच्छी किताब है जो कि अपने आरसीएम में मोटिवेट करती है उनको पढ़ने के लिए देना है। और इससे बढ़िया बात है कि अपना टारगेट बनाना है, और टारगेट अपना होता है इसलिए उसको पूरा करना है। थैंक यू सर। रवि सैनी जी। यस सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार सर। सर आज की एजुकेशन है वो जबरदस्त रही है, काबिल तारीफ है सर। और आज सर ने कंसेप्ट जो है प्लान को भी क्लियर कर दिया है कि हमें प्लान एंड इफेक्टिव कैसे देना है। और जो ये 10 पॉइंट दिए सर, जो इस पावर है सिस्टम की आरसीएम बिजनेस की, तो ये पॉइंट्स हैं सर, मैं क्यों दोहरा देता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है पावर ऑफ फर्स्ट डे मंथ।
पहली तारीख को सर अपना डायमंड क्लब करना। पॉइंट नहीं दोहराने, 1 मिनट में ये बताना है कि इन पॉइंटों में से आपको क्या चीज अच्छी लगी। सर समय ये कम है हमारे पैंटों में पास। से क्या हाँ, आपको क्या चीज अच्छी लगी? लगता है सर? सारे बहुत बढ़िया है। एक एक चीज भी बताओ, पैंट को, हाँ जी, एक चीज बताओ जो सबसे बेस्ट लगी हो। सबसे बेस्ट है कि पावर ऑफ डायमंड क्लब, क्योंकि डायमंड क्लब जितने ज्यादा हम टीम में कराएंगे तो सक्सेस जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सही सर। बात। नीरज सर, थैंक यू। वेलकम सर। यस सर। आज की सर मीटिंग बहुत शानदार और जोरदार रही है, बहुत एजुकेशनल रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं ना कि तुम चलो तो दुनिया चलेगी, और तुम चलो तो ये आरसीएम बिजनेस भी चलेगा। और सर ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था कि भाई एक डॉग इतना इंटेलिजेंट एनिमल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वो रहता है, लेकिन हमारे दिमाग में रोड क्रॉस क्यों नहीं कर पाता। तो आज सर ने बहुत कहा कि भाई एक कंफ्यूजन रहती है उसके दिमाग में, और अब तक हमारे भी कुछ इस तरह से कंफ्यूजन चल रही थी। तो हम वादा करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो टारगेट है, टारगेट बड़े लेने हैं। क्योंकि सर ने एग्जाम्पल बड़ा बहुत शानदार दिया कि भाई पिल्ला है, पिल्ले को अगर पीछे पड़ जाए तो उसको तो हम कुछ करके कुछ खिला के गोदी में ले लेंगे, और तो टारगेट पूरा होना ही नहीं है। तो टारगेट भी हमने बुलडॉग क्या, हम तो गैंडा को करेंगे गैंडा, जिससे कि वो हमारा जो बिजनेस है वो हवा में उड़ने लगेगा। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर। और के सर। यस सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर सारी चीजें बहुत ही बेस्ट बताई, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी आपके मुताबिक जो आप जानना चाह रहे हैं, मीटिंग की सर ने जो शुरुआत की ना, वो विजन को लेकर के की। क्योंकि जब तक कोई रीजन और विजन नहीं होता है ना, हमारे पास नॉलेज बहुत सारी है, सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन जब तक रीजन और विजन बड़ा नहीं होता है, तब तक वो एक्टिवेशन नहीं हो पाता है उस काम का। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा बहुत ही शानदार जानकारी देते हैं सर, और इसी तरह सहयोग और आशीर्वाद देते रहे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धनचंद जी। यस सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर एक लाइन की बात करो तो सबसे पहले सर 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब जो सर ने बताया कि फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सर इसमें लगा कि डायमंड क्लब बनाना, और बनाना है कैसे बना सकते हैं उसके भी सर ने बताया कि किस तरह से हम यूज करके उसको बना सकते हैं। तो सर ये 2 पॉइंट सबसे मेरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगे सर, और थैंक यू इसी सर। पे काम करने का वो चल रहा है सर, इसी पे काम करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। जितेंद्र जी। नहीं है। चलो राजकुमार सर। जय 1 मिनट आरसीएम में सर, बताना है आवाज आ सर, रही एक है? लाइन में और 1 मिनट में मैसेज देना है। सर अपलाइन की उंगली पकड़नी है और सिस्टम की उंगली पकड़ के चलना है, और पावर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। थैंक यू। यस सर, वेलकम। ये होती है लीडर की निशानी। थैंक यू सर। पवन सर। जी सर। यस सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम आज सर। की मीटिंग बहुत शानदार रही है, और जो सबसे मेन चीज है, हमें ये पता चला कि हमारा काम क्या है, मीटिंग करना। जितनी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग होंगी तो बिजनेस उतना ही बढ़ने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि प्लान दिखाना है और प्लान सिखाना है। यस सर। जबरदस्त बिजनेस बढ़ने वाला है। थैंक यू सर। वेलकम सर। जितेंद्र जी। यस सर, अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। यस सर। बिल्कुल सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सर पूरी मीटिंग में सर का एक एक पॉइंट में सर बहुत बड़ी गहराई थी, और 10 पॉइंट बताए सर ने, बहुत अच्छे बताए सर। और मेरे को जो सबसे ज्यादा प्रभाव किया वो था कि तुम चलो तो पूरी दुनिया चले। यस सर। और नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर सबसे बड़ी लाइन सर की ये लगी कि गोल सेट करो, और जितनी हमारी टारगेट हो ना, उससे जितनी हमारी क्षमता उससे ज्यादा का हमें टारगेट लेना है। अगर हमारी क्षमता 5000 पीवी की है तो हमें 10,000 का टारगेट सेट करके चलना है सर। जय आरसीएम। वेरी गुड। कृष्णा जी, बहुत अच्छी बात पकड़ी है सर आपने, बहुत शानदार। और नसीम भाई। यस सर। नसीम जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। जय आरसीएम सर सभी साथियों को। जय आरसीएम सर। जी सर, हम चलेंगे ईमानदारी से तो दुनिया मजबूर हो जाएगी हमारे पीछे चलने के लिए। हमें यस सर। चलना है बस। थैंक यू सर।
शिवदयाल जी अनम्यूट कर सकते हो सर? जय यस सिंह सर। सर जी। जय सिंह सर। सर मुझे ये कि इनका सर का बढ़िया पॉइंट लगाया कि सिस्टम बनाकर पैसा कमा सकते हैं। यस सर, वेरी गुड सर। जय सिंह सर सर जी, बहुत, जय सिंह। हाँ, तो थैंक यू सर। अभी सभी साथी हो चुके, और जिनकी वीडियो ऑन नहीं है हम उनको मौका देने में असमर्थ थे, क्योंकि जब वही हमसे मिलना नहीं चाहते तो हम उनको क्यों जबरदस्ती प्रेशर करें। तो थैंक यू सर, सभी साथियों को धन्यवाद। और मैंने पहले ही कहा था कि आज की मीटिंग बहुत शानदार रहेगी, मिस मत करना। और जिन लोगों ने मिस किया है उनको नहीं पता कि उसने क्या चीज मिस करी है। इसका पछतावा होगा सर, आज नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। और मैं रियल में कह रहा हूँ सर, हम बहुत ग्रेट है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत लकी है सर। हम रियल में बता रहा हूँ कि हमें आशीष सर जैसी अपलाइन मिली है। इतनी नॉलेज, इतना समझाने का तरीका, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर किसी ट्रेनर के पास वो टेक्निक नहीं है जो सीधी ही माइंड में फिक्स करे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आशीष सर अगर लास्ट मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं सर, बाकी मीटिंग वाइंड अप करें सर। नो सर, बहुत अच्छी टीम है आपकी, बहुत बहुत शानदार लीडर्स हैं। बस आप लोग अपने जैसा सतीश सर गाइड कर रहे हैं वैसा आप उनके साथ मिलके काम कीजिए। और डायमंड क्लब, अभी डायमंड क्लब पे हमें ज्यादा फोकस करना है 10 तारीख तक, और उसके बाद एक बार दोबारा मीटिंग करके आगे की रूपरेखा हम तैयार करें। और जो गुड़गांव के आसपास के साथी हैं वो 5 तारीख को बिल्कुल भी मिस ना करें, टॉप प्रायोरिटी पे रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को एक नई स्पीड मिले, एक नया मोमेंटम क्रिएट हो, तो अब मौसम और माहौल बना हुआ है दोस्त, इसको मिस ना करें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और लास्ट में मैं भी कहना चाहूंगा सर, हमेशा सर ने आज की जो मीटिंग का जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट डेट, फर्स्ट डे जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो सबसे पहले तो अपना गोल सेट करें। अगर गोल सेट नहीं करोगे तो सर आप पूरे महीने में वो काम नहीं कर पाओगे जो कर सकते हो। और अपने आप को रोकने का काम मत करो सर, अपने आप को ग्रो करने का काम करो। और दूसरी चीज सर, आप जितनी भी परचेज करते हो, चाहे आप जितनी भी करते हो, एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन को अच्छी तरीके से पता है, अगर मेरी खुद की शॉप है तो सबसे पहले भोनी मेरे को करनी है। और बड़ी दुख की बात है कि सर इतने साल बिजनेस करने के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, वो पड़ोसियों की भोनी करवाते हैं, टीम की भोनी करवाते हैं, मगर खुद की भोनी नहीं करते। तो सर सबसे पहला काम तो खुद की भोनी करनी है। जो आपका लक्ष्य है, चाहे आप 1500 पीवी करते हो, चाहे 2500 पीवी करते हो, चाहे आप 5000 पीवी करते हो, चाहे 10,000 पीवी करते हो, जो भी करते हैं उसको पहले करके नहीं फ्री हो, फिर टीम से करवाएं। और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली और अपने टॉप 5 जो आपके 5 लोग हैं, अगर उनसे भी आपने 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ली और उनका भी आपने अगर करवा दिया, तो सर करिश्मा हो सकता है, करिश्मा। बस इतना ही कहूंगा सर। और थैंक यू सभी साथियों को, धन्यवाद। जय आर सिंह। जय सिंह। थैंक यू सर, जय आर सिंह।